गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका देखिए आंसर क्या है, जॉन बार्बर ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था। तो ये था हमारे कल के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अब हम आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस राजू, ओम प्रकाश सिंह, विकास सक्सेना या फिर अरुण गोयल। तो देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉक्टर एस राजू। ठीक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू ने पदभार संभाला है। और इन्होंने देखा जाए किसका स्थान लिया है, तो आर.एस. गरखल का स्थान इन्होंने लिया है, जो कि 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर एस राजू, और इन्होंने आर.एस. गरखल का स्थान लिया है। अगर हम बात करते हैं भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1891 यानी कि 1851 में हुई थी। किसके द्वारा, थॉमस ओल्डहैम के द्वारा। ठीक है, ओल्डहैम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और देखिए मुख्यालय इसका कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में उच्च तापमान के कारण अंटार्कटिका बर्फ का एक विशाल चट्टान टूटकर अलग हो गया। इस आइस शेल्फ यानी कि विशाल चट्टान का नाम क्या है, द रॉस, A68, ए कोंगर या फिर शेकल्टन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है। देखिए ये आइस शेल्फ है, ये बर्फ़ की चट्टान है जो पूर्वी अंटार्कटिका से बढ़ते तापमान के कारण टूट करके अलग हो गई है। ठीक है, क्या नाम है, कोंगर नाम है। तो चूँकि देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, और जो हम लोगों ने ये भी देखा कि अभी तक का सबसे ज़्यादा भारत में जो तापमान रजिस्टर्ड किया गया वो मार्च में किया गया, और हर जगह इसी तरह विश्व की भी यही स्थिति है। और अंटार्कटिका में जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे भी ये स्थिति आ गई कि तापमान के कारण वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें, जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, वो टूट करके अलग हो रही हैं। इसी दौरान पूर्वी अंटार्कटिका में एक विशाल बर्फ़ की चट्टान टूट करके अलग हो गई। और जो नासा के यानी कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के मुताबिक इस बर्फ़ की चट्टान का नाम क्या है, कोंगर। ठीक है, कोंगर। और इसका आकार देखिए क्या है, 1200 वर्ग किलोमीटर जो है ये इसका आकार है। वहीं पे देखा जाए मौसम वैज्ञानिकों का मानना ये है, ये बर्फ़ की चट्टान टूटी है वो एक तरीके से संकेत क्या है, अंटार्कटिका में बढ़ती हुई गर्मी का ये संकेत है। ठीक है, ऑब्वियस तापमान बढ़ रहा है तभी तो बर्फ़ पिघल रही है, और बर्फ़ पिघलेगी तभी तो चट्टानें टूट रही हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से बढ़ती गर्मी का संकेत है अंटार्कटिका में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये चट्टान टूट के जो निकली है, विशाल चट्टान जिसका नाम है कोंगर, ये कहाँ से टूट के निकली है, तो ये जो विशाल हिमखंड है ये अंटार्कटिका के पूर्वी इलाके में समुद्र के नज़दीक एक आइस शेल्फ है जिसका नाम है शेकल्टन। ये शेकल्टन से टूट करके अलग हुई है। ठीक है, इसके पहले भी वर्ष 2002 की बात है, एक आइस शेल्फ टूट करके अलग हुआ था जिसका नाम है लॉर्सन बी। ठीक है, और कोंगर जो है उस लॉर्सन बी आइस शेल्फ का लगभग 1/3 भाग है। ठीक है, मात्र 33% है, तो वो सोचिए कितनी विशाल जो है वो चट्टान रही होगी। ठीक है, लॉर्सन बी। अगर हम बात करें यहाँ पे जहाँ से ये चट्टान टूट करके कोंगर जो है निकली है, जो कि पूर्वी अंटार्कटिका से, और हमने क्या देखा, कौन से आइस शेल्फ से, जो कि समुद्र से लगा हुआ है, जिसका नाम है शेकल्टन। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेकल्टन से ही ये जो है चट्टान कोंगर जो है टूट करके अलग हुई है। देखिए ये अंटार्कटिका का मैप आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ सी है, जैसे कि वेडल सी है, आपसे पूछा गया है प्रश्न वेडल सी कहाँ पे स्थित है। इसी तरह रॉस सी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ सी हैं जो आपको पता होने चाहिए, और जो भी है थोड़ा सा लोकेशन इसकी प्रॉपर देख लीजिए, यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो भी आइस शेल्फ है ये सब देख लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं जिनका नाम है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने 2 अप्रैल को मुंबई में सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए एक आवासीय कोचिंग
कार्यक्रम अंजुमन इस्लाम की यूपीएससी अकादमी का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब आप सोचेंगे पूछा क्या गया, बताया क्या जा रहा है। देखिए, इसी उद्घाटन के अवसर पे ही उन्होंने उस योजना की भी शुरुआत किया है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। तो पहले हम उस कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुंबई में एक सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए एक आवासीय कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जी के द्वारा। नाम क्या देखिए, अंजुमन इस्लाम। ठीक है, इसमें देखा जाए, इसमें विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित छात्रों और उम्मीदवारों के लिए यह कार्यक्रम समाज के वंचित वर्गों के मुसलमान छात्रों की सफलता की कहानी से ये प्रेरित है। कार्यक्रम अंजुमन इस्लाम के प्रबंधन द्वारा स्थापित किया गया है और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में केंद्रीय वक्फ आयोग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसी दौरान जो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना भी लागू की गई है। और इस संवर्धन योजना का देखिए उद्देश्य क्या है, जो जितने भी ज़रूरतमंद हैं जिनको नौकरी चाहिए, उन ज़रूरतमंदों को इस तरीके से जो है कौशल प्रदान करना। किस तरह, यानी कि रोजगार के अनुसार उनको कौशल प्रदान करना, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो सके। ठीक है, तो एक तरीके से जो ज़रूरतमंद लोगों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किया जा सके और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा सके, यही है प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना का उद्देश्य। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देखिए कहा है कि उनके द्वारा एक नीति लागू की गई थी जिसका नाम है बैकअप टू ब्रिलियंस। इस नीति के कारण अल्पसंख्यक मामले का मानना है कि इस नीति के कारण बहुत बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवा हैं उनका सिविल परीक्षाओं में चयन हो रहा है। सिर्फ सिविल परीक्षाओं में नहीं, अन्य जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी उनका चयन हो रहा है इस नीति के कारण, बैकअप टू ब्रिलियंस नीति के कारण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्टर ऑर्बान किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं? इटली, स्वीडन, पोलैंड या फिर हंगरी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हंगरी के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किए गए हैं विक्टर ऑर्बन। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ये हंगरी के हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन, और वर्ष 2022 का जो वहाँ पे आम चुनाव हुआ था, इनमें इन्होंने भारी मतों के साथ एक सफलता हासिल की है और ये चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हंगरी के। ठीक है, विक्टर ऑर्बन ये एक दक्षिणपंथी हैं और इनकी जो पार्टी का नाम है वो फाइड्स पार्टी है, जिसने देखा जाए वहाँ पे कुल 98% जो मतगणना हुई थी, मत हुआ था, उनमें इनकी पार्टी ने 53.1% जो है मत हासिल किया है। इन्होंने जो है मई 2010 में प्रधानमंत्री की भूमिका संभालने के बाद 58 वर्षीय पहले से ही यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हंगरी चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी जो कि यूरोप का एक देश है और ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। आप यहाँ पे यूरोप को देख रहे हैं, यहाँ पे हंगरी को देख रहे हैं और ये चारों तरफ से देखा जाए लैंडलॉक्ड है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। जहाँ पे देखा जाए उत्तर में ये अपने उत्तर पूर्व में यूक्रेन से, फिर स्लोवाकिया से, फिर ऑस्ट्रिया से, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो सर्बिया और रोमानिया से अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है और हंगरी की जो मुद्रा है वो हंगेरियन फोरेंट जो है वो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश में 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन सोलो कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेपाल में जो है 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन सोलो कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अभी देखा जाए जैसा कि हाल फिलहाल में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत यात्रा पे आए थे और उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके समकक्ष यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की और विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने 4 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच कितने समझौते हुए हैं? 4 समझौते हुए हैं। ठीक है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से नेपाल में 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन सोलो कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इसका जो निर्माण हुआ था, इस सोलो कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया था वो भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया गया था। इसके अलावा देखा जाए दोनों देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि 35 किलोमीटर लंबी
जो है सीमा के बीच में एक यात्री ट्रेन की शुरुआत किया गया है बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये स्थान ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है जयनगर कहाँ पे है, ठीक है, कुर्था कहाँ पे है। तो इस नेपाल और यह जो है नेपाल के जनकपुर से रेलवे संपर्क स्थापित करेगा, ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए जो नेपाल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य भी बन गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसमें 105 सदस्य देश हो गए हैं। इसमें देखा जाए भारत सरकार के अनुदान के तहत नेपाल में 10 जिलों में 132 स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण की प्रगति का भी अवलोकन किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा नेपाल के 10 जिलों में 132 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसका यहाँ पे अवलोकन भी किया गया। इसके साथ ही दोनों देशों ने नेपाल में भारतीय रुपए कार्ड की भी शुरुआत करने की घोषणा किया। और इसी के साथ देखा जाए जो नेपाल है अब रुपए को स्वीकार करने वाला भारत के बाहर चौथा देश बन गया। इसके पहले देखा जाए भूटान जो कि पहला देश था, फिर सिंगापुर, फिर संयुक्त अरब अमीरात। अब चौथा देश कौन सा हो गया है रुपए कार्ड को स्वीकार करने वाला, यानी कि ये कौन हो गया, नेपाल, जो कि चौथा देश है, ठीक है। यहाँ पे जो शेर बहादुर देउबा हैं ये भारत के 3 दिवसीय यात्रा पे आए थे और जुलाई में ये प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी, ठीक है, भारत आए थे। चलिए आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। बात करें नेपाल की दोस्तों तो यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। और यहाँ की चूँकि हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री कौन है, और यहाँ के शेर बहादुर देउबा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी, जो हैं ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन एवं प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कविता उपाध्याय को, रेणु गुप्ता को, अपराजिता शर्मा को या फिर लेखा सिंह को। करेक्ट आंसर इस सी है, अपराजिता शर्मा को जो है नियुक्त किया गया उपाध्यक्ष के रूप में। किसके, तो यहाँ पे देखा जाए ये 21 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच 2022 में जेनेवा में आयोजित परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में 1995 बैच की एक आईपी और टीएएफ सेवा अधिकारी जिनका नाम है सुश्री अपराजिता शर्मा को प्रशासन और प्रबंधन पर स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ये जो है इस समिति के स्थायी समिति की जो उपाध्यक्ष रहेंगी वो वर्ष 2022 से 24 के बीच में रहेंगी सुश्री अपराजिता, और उसके बाद 2025 से 26 तक ये इस परिषद के स्थायी समिति की अध्यक्ष बन जाएंगी। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, तो ये सूचना और संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है, जिसको देखा जाए स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव हैं हाओलिन झाओ, जो हैं वो यहाँ के महासचिव हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में 100% दाखिला सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100% दाखिला सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% दाखिला सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है, ठीक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ पे जो है इस स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, वो किया गया है श्रावस्ती से, ठीक है, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, ठीक है, श्रावस्ती। और ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में बिताई थी। और यहाँ पे देखा जाए सबसे कम साक्षरता, यानी कि यहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के ज़िले में। तो यहाँ से जो है इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने इस अभियान की शुरुआत किया है, जिससे कि यहाँ पे साक्षरता दर जो है वो सुधरे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100% यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में दाखिला लें, और ना सिर्फ दाखिला लें बल्कि वो रेगुलर भी रहें, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाले जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, अन्य ज़िले देखिए बहराइच हैं, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर हैं। एक आधिकारिक घोषणा का हवाला देते हुए राज्य सरकार जो है वो प्राथमिक शिक्षा के भविष्य और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास को आकार देने का प्रयास कर रही है। राज्य जो है वो पिछले 5 वर्षों में राज्य में सरकार में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को नया रूप दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है राज्य पिछले 5 वर्षों में जो राज्य में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत
स्कूलों को एक नया रूप प्रदान किया है और यहाँ पे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, बिजली जैसी जो बुनियादी सुविधाएं उनको प्रदान करने का प्रयास किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो ये देखिए आपके सामने मैप है इंडिया का और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश किससे किससे लगता है, तो ये देखा जाए एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी से भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो कि हम बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली से इसकी सीमा लग रही है, राजस्थान से मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए नेपाल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तर प्रदेश की। राजधानी देखिए लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ की जो भी योगी जी जो हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, फिर से पुनः इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। साथ ही ये बताइए सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा, सेबी के द्वारा या फिर रिडा के द्वारा। यानी कि देखा जाए ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसे चलाया जा रहा है ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेलवे सुरक्षा बल ने 1 मार्च 2022 से ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे टिकट दलालों के खिलाफ महीने भर का एक देशव्यापी अभियान चलाया है। तो ये जितने भी जो टिकट काटने वाले जो होते हैं ना मीडिएटर, उनके खिलाफ जो है ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत 1459 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पे जो है 366 IRCTC एजेंट की आईडी और 300 यहाँ पे 675 व्यक्तिगत आईडी को भी ब्लॉक किया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाए ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर का राष्ट्रव्यापी अभियान में दलालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया गया है। तो ये जो होते हैं ना ये बीच के जो इनको दलाली कह सकते हैं कि ये टिकट काटते हैं और काफ़ी वो फेक रहता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। और इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो है भारतीय रेलवे जो है वो आम जनता को एक तरीके से जागरूक कर रही है, आम जनता को अनाधिकृत व्यक्ति से टिकट न खरीदने की सलाह दे रही है। कारण क्या है कि वो ये बोलते हैं कि चूँकि अगर आप इनसे अनाधिकृत व्यक्ति से टिकट खरीदेंगे तो वह न केवल अगर पता चल गया तो वो न केवल रद्द हो जाएगा आपका टिकट, बल्कि जो टिकट लिया है, अगर आपने टिकट लिया है तो आपको कानूनी परेशानी में भी डल सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती है, इसलिए जो रजिस्टर्ड है जहाँ से टिकट के लिए बनाया गया वहीं से आप टिकट लीजिए। ये बीच के जो होते हैं दलाल, इनसे टिकट नहीं लेना चाहिए। तो ये जागरूकता अभियान जो चलाया गया है, क्या नाम है आपका, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, और इसके पहले हम लोग फरवरी में देखे थे 2022 में आरपीएफ के द्वारा एक ऑपरेशन आहट भी चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, मानव तस्करी पर जो अंकुश लगाने से उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था ऑपरेशन आहट। ठीक है, ये भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के बारे में बात करें दोस्तों तो ये एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल और रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो है वर्ष 1957 में संसद के अधिनियम के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को एक वैधानिक बल के रूप में मान्यता दिया गया था और इसके बाद देखा जाए 1985 में भारतीय संघ के सशस्त्र बल के रूप में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस नदी में 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति प्राप्त हुई। देखिए भगवान विष्णु के 3 सिर हैं और ये 3 सिरों वाली जो मूर्ति है ये 9वीं शताब्दी की कहाँ से मिली, झेलम नदी, गोदावरी नदी, व्यास नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा झेलम नदी में। ठीक है, तो कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले का काकापोर क्षेत्र है और उस काकापोर क्षेत्र में झेलम नदी में 9वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में देखा जाए 3 सिर हैं भगवान विष्णु के और ये 9वीं शताब्दी की यह मूर्ति काले और हरे पत्थर की बनी है। ठीक है, देखा काले और हरे देख सकते हैं आप यहाँ पे। बाद में जो है इस मूर्ति को जम्मू कश्मीर पुरालेख पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को सौंप दिया गया है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु जो एक हाथ में इन्होंने शंख लिया और एक हाथ में देखा जाए इन्होंने पद्म लिया है। ठीक है, ये चीज़ है और यहाँ पे जो इसकी जो नक्काशी हुई है, बारीकी नक्काशीदार और अच्छी तरह से तैयार की गई मूर्ति 9वीं शताब्दी के दौरान अवंतीपोरा में उपयोग किए जाने वाली मूर्ति कला शैली को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। ठीक है,
हम बात कर लें झेलम नदी के बारे में, तो झेलम नदी जो है कश्मीर के बैरीनाग के पास से शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है, शेषनाग झील से निकलती है। और वेदों में इस नदी का नाम क्या है? वितस्ता, ठीक है, वितस्ता जो है इस नदी का नाम है झेलम नदी का। आते हैं अंतिम प्रश्न में, और अंतिम प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को, रंजन मेथाई को, विनय मोहन क्वात्रा को, या फिर सुजाता सिंह को? करेक्ट आंसर सी है, विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट ने इनकी नियुक्ति समिति, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है। इस समय देखा जाए तो श्री क्वात्रा जो है नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। और ये देखिए किसका स्थान लेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला का ये स्थान लेंगे, जो कि इसी महीने के अंत में वो सेवानिवृत्त होने वाले, रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब नए जो है विदेश सचिव कौन होंगे? विनय मोहन क्वात्रा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, और बताइए किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है इसे मौलिक अधिकार बताया गया, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को, ये बताइए, ठीक है, किस संविधान के तहत। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।